2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके सीधे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, और एक नहीं सभी सब्जेक्ट का आपको 25-25 क्वेश्चन करके आपका फाइनल रिवीजन आपका कराया जा रहा है। और आपको वैसे पता भी है कि हमें अंतिम घड़ी और अंतिम समय के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम घड़ी में आपको जो हम बताते हैं पढ़ाते हैं वह बहु आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो 14 फरवरी के दिन से आप सभी की परीक्षा शुरू होने जा रही है। सबसे पहले गणित की परीक्षा शुरू होगी, तो सबसे पहले हम गणित का वैसा 25 क्वेश्चन बताएंगे और इसका पीडीएफ भी देंगे। इसी तरीके से साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत सबका हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। एक ही क्लास में आपका फाइनल रिवीजन या क्लास सबका चल रहा है। हमें उम्मीद है कि आप दोस्तों को शेयर करते हैं और दिन प्रतिदिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक करके पूरे बिहार में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। 1 मिनट लगेगा आपके लिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप शेयर करेंगे सबके पास ये वीडियो पहुंचेगा तो मां सरस्वती आपको भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप भी अपने दोस्तों को हेल्प कर रहे हैं। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया ना, तब क्लास आपको नहीं मिलेगा। बच्चे बार बार कहते रहते हैं आप लोग कि सर आपका क्लास हम कैसे ले, कैसे लाइव क्लास में जुड़े। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को एक बार चेक कर लेना है कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये जो प्रश्न है आपका काफी जबरदस्त प्रश्न है। इसके पहले हम आपको 2 क्लास दे दिए हैं। इसके पहले वाला क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका वो लिंक मिल जाएगा, उस पर दबा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो 14 फरवरी के दिन गणित की परीक्षा होने वाली है, और जैसे ही आप परीक्षा हॉल में बैठिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। सही और आपको पता होगा तो आप जरूर जवाब दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो चुका, मतलब कि हो जाएगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, जो कि क्या होगा। यहां से ऑप्शन क्या होगा कि रेखाएं समानांतर होगी या संपाती होगी या केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। और ये क्वेश्चन अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। जब ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो जल्दी से बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जैसे बाबू, जैसे ही आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको करना कुछ ही है। सबसे पहले आपको ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। अब इस वीडियो में यानी कि आज की क्लास में आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ही क्वेश्चन मिलेगा। इसके पहले हमने आपको बहुपद और वास्तविक संख्या का हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। उससे बाहर आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये आपकी रिवीजन कराया जा रहा है। इसको बनाने के लिए आपको करना कुछ ही है कि आपको सबसे पहले निकालना है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हो जाएगा c1/c2। ये आप सभी जानते हैं। इसको आप निकाल करके बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना है कि क्या यह आपस में बराबर आ रहा है या बराबर नहीं आ रहा है। आइए चेक करते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि 2 समीकरण है। ये वाला जो समीकरण है ना, ये सब हम लोग का a1 b1 c1 का मान दिया हो गया होगा। और ये जो समीकरण है इसमें हमको b1 ये a2 b2 और c2 का वैल्यू दिया रहता है। आइए बात करते हैं यहां पे और हम लोग चेक करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर हम लोग को चेक करना है c1/c2। चलिए a1 का वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 यहां पे उसके बाद से क्या है a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से हम लोग का 3 बराबर b1/b2। b1 का वैल्यू यहां से हो जाएगा कितना बाबू, तो -2 हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप क्लास अंतिम समय के देख रहे हैं तो समझिए कि आपको एकदम आम भाषा में समझाया जाएगा। चलिए b2 का वैल्यू यहां से हो जाएगा -1, ठीक ना, क्या हो जाएगा -1 बराबर c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 9 और बट्टे हो जाएगा यहाँ पे c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 12। चलिए अब इसे सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और ये क्या कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 4 3 12। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये 2/1 बराबर 2/1 बराबर आ रहा है 3/4। क्लियर। अब यानी कि आप देख रहे हैं ये चीज यहां पे कि यह a1/a2 हम लोग का a2 बराबर b1/b2 है। क्या चीज है, a1/a2 बराबर b1/b2 है। और लेकिन ये c1/c2 नहीं है,
क्योंकि यहां पे देखिए यहां पे भी 2/1 आना चाहिए लेकिन नहीं आया है। जब नहीं आया है इसका मतलब हो गया कि इस रूप में आएगा, तो इस रूप में आएगा इसका मतलब क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल नहीं होता है तो जिस भी समीकरण का कोई हल नहीं होता है वह रेखाएं आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। क्या सी होती है, ये आपस में रेखाएं समानांतर होती है। तो यहां से चेक कीजिए ऑप्शन में कि यह समानांतर रेखाएं कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए आपका बी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और सीधे आपके लिए आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके का, तो आपको ऐसे ही जांच करना है। सबसे पहले आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल करके आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लगाइएगा और आपको चेक कीजिएगा कि क्या ये आपस में बराबर आ रहा है या नहीं बराबर आ रहा है। जैसा ही आ जाएगा आपका आंसर निकल करके चलेगा। चलिए बढ़ते अगले नंबर क्वेश्चन की और देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके पहले वाला क्लास आप जरूर देखिएगा, मात्र आपको ये फाइनल रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है, बहुत कम ही क्लास आपका चलेगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, हो चुका अगाजरण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी, जिसकी मेहनत है जारी। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से जवाब दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से, पूरे बिहार में क्लास को फैला दीजिए। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग में संगत है तो उनके द्वारा निरूपित रेखाएं जो होगी वह क्या होती है। और यह क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कीजिए। आपको ऐसा बाबू समझना है, आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप एक एक प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं, आपके सामने एक एक प्रश्न आते जा रहा है, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कह रहे कि यदि रैखिक समीकरणों के संगत है तो उनके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी या तो वह प्रतिच्छेदी होगी या फिर आपको संपाती होती है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कॉपी और कलम लेकर के बैठिए और जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है आप लोग फटाफट से आंसर उसका जवाब देने की प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके स्क्रीन पे, इसमें सभी सब्जेक्ट बताया जाएगा बाबू, वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, गणित हो, सबका बताया जाएगा, जिससे कि फाइनल रिवीजन हो जाए और आपको एक समान तैयारी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि केवल मैथ पढ़ते जाइए, केवल साइंस पढ़ते, ऐसा करने से कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आप मैथ में 100 में 100 ला दें और हिंदी संस्कृत में नंबर अच्छा ना आए या फेल कर जाए तो फिर उसे उसका रिजल्ट से कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट को एक समान लेकर के चलना होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by बराबर प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है। यहां पे आपको 4 जो है ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए। कह रहा है कि x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्या है तो समुच्चय में कितने मिलेंगे बाबू। यहां से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाना चाहिए इसका डी नंबर। चलिए अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। और देखिए आप लोग जितना ज्यादा हो सकता है ना आप इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, शेयर कर दीजिए ताकि सबको बताइए कि फाइनल रिवीजन की क्लास जो है वो आपकी चलाई जा रही है। क्लियर बाबू। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं हम सभी का अगला नंबर प्रश्न जो है वह प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरणों में चर के घातों की संख्या क्या होती है। देखो 2021 में क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात, तो चर के घात होते हैं 1। कितना होता है 1। क्या आएगा ऑप्शन, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से गोला लगा करके चल आनी है। और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये रामबाण है, क्योंकि एक ही क्लास में आपका सभी आपके सब्जेक्ट का रिवीजन कराया जा रहा है। और देखिए अगर आप समझिए कि आप 10 क्लास मात्र कर लेते हैं, कम से कम 10 ही क्लास अगर आप कर लेते हैं तो 10 क्लास में आपका कितना हो जाएगा, लगभग 25 आप पढ़ रहे हैं, 25 तो आपका 250 क्वेश्चन हो जाएगा। समझिए कि जिस बच्चे को कुछ नहीं पता था और उनको एक सब्जेक्ट में 250 क्वेश्चन याद हो गया तो समझिए कि वो तो बेहतर से बेहतर अंक कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, मतलब कि बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत जो है वह एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। क्या है बाबू, एक नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो कह रहा है इस कथन के लिए निरूपित समीकरण बता दीजिए। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। ये सबसे आसान होता है, लेकिन जैसे ही बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये कह क्या रहा है। सबसे पहले देखिए कह रहा है नोटबुक, नोटबुक का मतलब होता है कॉपी, कॉपी और कलम आप तो जानते हैं ये कलम। तो कह रहा है कि एक नोटबुक की
कीमत जो है ये कलम की कीमत से 2 गुनी है। यानी अगर हम बात करते हैं कलम की कीमत, यहां पे मान लेते हैं, चलो भाई हम मान लेते हैं, माना कि कलम की कीमत, कलम, तो हमने के मान लेते हैं इनसे कि कलम के जो कीमत बाटे वो x रुपया बाटे। क्या है? कलम का कीमत x रुपया है। तो कह रहा है कि इसका दुगुना है, किसका? नोटबुक की। तो सपोज मान लेते हैं कलम अगर x माने है तो यहां पे हम नोटबुक मान लेते हैं, क्या चीज? y मान लेते हैं, नोटबुक, नोटबुक के लिए y मान लेते हैं। कलम को हम x मानते हैं और नोटबुक को हम y मानते हैं। अब कह रहा है हम लोग को प्रश्न में, प्रश्न से कुछ यूं कह रहा है बाबू, क्या कह रहा बाटे प्रश्न से? तो प्रश्न से हमने क्या कह रहा बाटे कि नोटबुक के जो कीमत बाटे, यानी कि हमने के जो नोटबुक की कीमत का बाटे y बाटे उ जन बाटे उ x, यानी कि कलम की कीमत से 2 गुना है। 2 गुना का मतलब हुआ 2 है, बराबर क्या है? x है, यानी कि x बराबर 2y है। जब x बराबर 2y है तो इसको आप समीकरण के रूप में पूछ रहा है, तो x को पक्षांतरित कीजिए, इसको आपको y को उधर लेकर चले जाइए, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2y और बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 2y बराबर 0। और देखिए आपका यही आंसर निकल करके फाइनल चला आया है। देखिए x माइनस 2y बराबर 0, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, काफी आसान है बाबू, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बटे। और यही तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछा जाए तो मजा आ जाए। अगर क्लास के एको क्वेश्चन नहीं छोड़त, सारा के सारा क्वेश्चन अगर ध्यान पूर्वक अगर दिमाग में बैठ जाता और कोनो भी दिक्कत बाटे तो नीचे कमेंट करो फटाफट से। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, बताइएगा नहीं हमको कि आपको कहां दिक्कत हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? अब देखिए आपके पास एग्जाम में बिल्कुल समय नहीं है, अब आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, लापरवाही तो बाबू आपको 1% भी नहीं करना है, 1% भी नहीं करना है। चलिए शेयर कर दिए, सबका कमेंट वगैरह हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली बाबू नहीं है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन आपका हम सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा कैसे बनाइएगा, कह रहे कि समीकरण x माइनस का y बट्टे 5 माइनस का 10 बराबर 0 में b का मान क्या होगा? अब देखो यहां से कुछ नहीं करना, केवल इसमें से b का मान बता देना है। तो इसमें देखो, ये इसमें देखिए a का अगर वैल्यू की बात करते हैं a, तो a में यानी कि जो x में जिस संख्या से गुणा किया गया है वही आपका a का वैल्यू होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 में अगर x से गुणा करेंगे तो क्या होगा? x होगा। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि a का जो वैल्यू है, a का जो वैल्यू है वह 1 हो जाएगा। क्लियर बाबू? अब चलिए अगर हम बात करते हैं सर b की वैल्यू, तो b की वैल्यू के लिए हम लोग को दिया है माइनस का y बट्टे का 5, माइनस का y बट्टे 5। अब इसी में से b का मान निकलेगा। तो यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, अगर -1 बट्टे 5 में अगर हम y से गुणा करते हैं, अगर y से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? -y बट्टे 5। यही बात तो यहां लिख दिया गया है। इसका मतलब हो गया कि -1 बट्टे 5 जो वो b का वैल्यू है, तो बस -1 बट्टे 5 आपका हो जाएगा b का वैल्यू। और यही चीज पूछ रहा था, यही चीज पूछ रहा था बाबू। जब यह पूछा था सटे तो हमने क्या करें? आंसर बता देगा कि b बराबर -1 बट्टे का होई। तो हमने के पांचों की यानी कि ऑप्शन नंबर जो बाटे वो हमने के बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाए। ठीक बा? चले के बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए बाबू, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर स्टेटस में वीडियो लाग जाए चाहिए। और बताओ के चाहिए कि तीसरा क्लास हटे, 2 क्लास पहले खत्म हो चुकल बाटे। और नईखा वीडियो देख ले तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जा और सारा का सारा क्लास देखो कि क्वेश्चन का कह रहा बा और एकरा से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछल जाए। चला बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन के, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे कि समीकरण x बराबर 3y में c का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि x, क्वेश्चन है कि x बराबर 3y में c का वैल्यू। अब आप कहेगा सर इसमें से c का वैल्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि x और y है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे x जो दिया गया x और बराबर जो दिया गया है 3y, क्या दिया गया? इसको पक्षांतरित करते हैं, यानी कि x माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। बाबू c का वैल्यू कौन होता है? c पूछ रहा है। तो c का वैल्यू बाबू अचर मान होता है। अचर, चर नहीं अचर। अचर का मतलब है कि जो बदलते रहे, जो बदलते रहे उसे हम लोग अचर कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि c इसके बाद वाला मान अगर कुछ भी रहता तो c का वैल्यू हो जाता, लेकिन इसके बदले जो है वह 0, इसके बदले जो है वह कुछ तो है ही नहीं। तो अगर इसके बदले अगर हम इसको 0 मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हम 0 लिख लेते हैं, क्लियर, अगर 0 लिख लेते हैं तो देखो यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 0 लिखते हैं, तो 0 से में इसको जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो फिर आपका वही संख्या आ जाएगा x माइनस का 3y और बराबर 0। तो बराबर के उस साइड है तो उस बराबर से कोई मतलब है नहीं है, यानी कि फिर इतना ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हो गया कि हम लोग का यहाँ से c का जो वैल्यू हुआ वो 0 होगा।
क्या होगा, सी का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। देखो कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, काफी आसान क्वेश्चन होता है। बस फिर यही है कि आपको क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन जो है हम सभी का कह क्या रहा है। क्लियर। चलिए, अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे, अगर आपके सामने क्वेश्चन, ये क्लास आ चुका है, समझिए कि आपके लिए भगवान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए पूरी क्लास को देखिए और जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा जवाब ए नंबर हो जाएगा कि 0 होगा। चलिए 8वें नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट, देखो सभी सब्जेक्ट का तैयारी समान रूप से करिए। क्लास में आप आते हैं, भगते हैं, फिर यार क्या होगा, मतलब दिक्कत हो जाएगा यार परीक्षा में, बिल्कुल कह रहे हैं, गारंटी कह रहे हैं। और हम तो ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर विश्वास आपको नहीं होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या नहीं आता है, तो पिछले 10 वर्षों से क्वेश्चन पेपर उठाइए जो बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा लिया गया है और जांच कीजिए हमें कि क्या हमारे द्वारा बताया गया क्वेश्चन क्या वो परीक्षा में पूछा भी जाता है या नहीं भी। देखिएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको बताते हैं वही सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसीलिए तो हमें अंतिम समय के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में हम आपको वही सारी चीजें बताते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए है, आप एग्जाम में पढ़ करके, यानी कि कुछ ही वीडियो में कुछ ही क्लास में पढ़ के बेहतर कर सके। अगला क्वेश्चन बाबू कह रहा है, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है कि समीकरण 5 बराबर 2x में a का वैल्यू क्या होगा। अब देखो यहां पे कह रहा है कि समीकरण 5 बराबर 2x है, इसमें a का वैल्यू। अब आपको हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल बाबू इसके पहले वाला हमने क्वेश्चन बताया था, तो हमने बताया कि जो x में गुणा किया गया रहता है, जो भी मान x में, वही आपका a का वैल्यू होता है, a का मान होता है, वही होता है। और जो आपको y में गुणा किया जाता होता है वो b का वैल्यू होता है, ये होता है ना। चलो तो यहां पे x में किस संख्या से गुणा किया गया है, 2x है, यानी कि x में 2 से गुणा किया गया है। किससे, 2 से। इसका मतलब है कि a का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और आप लोग इतनी आसानी तरीके से बना सकते हो, बता सकते हो। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक बार सबको बता दीजिए, सबको बता दीजिए कि हाँ फाइनल क्लास, फाइनल रिवीजन की क्लास चल रही है और रिवीजन कीजिए, बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में आप धमाल मचा दीजिए। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे बाबू। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि 2,14 यानी कि 2,4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछना है। तो जब भी ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले लिखना है, क्योंकि देखिए समीकरण आपका x और y ही होगा, तो x मानिएगा और एगो y मानिएगा। क्या होगा, एक x होगा और एगो y होगा। क्या होगा, एक x होगा और एक y होगा। कह रहे इसे जाने वाले समीकरण, तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ देना है, यानी कि x प्लस वाई बराबर x का वैल्यू कितना है, 2 है, और प्लस y का वैल्यू कितना है, 14 है। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 16। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, x प्लस वाई लिख लेना है और उसको दोनों को जो भी वैल्यू दिया गया उसको ऐड कर देना है। तो देखो x प्लस वाई बराबर 16 कहां दिया है, तो बाबू x प्लस वाई बराबर 16 दिया गया है ए नंबर में। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो, कल क्या होने वाला है ये सोचना छोड़ दो और मेहनत करके सारा रिकॉर्ड तोड़ दो। इतना जबरदस्त और शानदार तरीके से मेहनत कीजिए कि सारा का सारा रिकॉर्ड ही टूट जाए। पीछे क्या हुआ इसको भूल जाइए, अब भी से भूल जाइए कि आपने पीछे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, तैयारी किया था या नहीं किए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो समय व घड़ी आ चुकी है आपको कुछ कर दिखाने की, तो ऐसा कर दिखाइए कि कोई कहे कि हाँ आपने तो गजबिका किया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ करके दिखाइए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर 16 और 7x माइनस का 4y बराबर 2 के हल आपको ज्ञात करना है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। जब भी बाबू आपको हल ज्ञात करने के लिए दे क्वेश्चन, इसका मतलब हो गया कि आपको वो x और y का मान पूछ रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो देखो x और y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको 3 तरीका होता है, यानी कि 3 को विधि होती है। एक होता है प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन और तीसरा होता है आपका वर्गगुणन विधि। आप जिस भी माध्यम से निकालना चाहते, मतलब जिस भी सूत्र से निकालना चाहे, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। लेकिन आइए हम लोग निकालते हैं इसको हम विलोपन से ही निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए तो पहला समीकरण हम सभी का दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 16। जो भी समीकरण है उसे हम लिख लेंगे, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर। अब दूसरा समीकरण है हम सभी का 7x माइनस का 4y बराबर 2 दिया गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसमें किया कि कुछ यूं जाता है कि x और y के मान बराबर करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5x है और यहाँ पे 7x है, इन दोनों के मान को पहले आप बराबर करिए, अतः फिर इसको घटाया जाता है या जोड़ा जाता है। चलिए तो ये बराबर करते हैं। तो अगर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, अगर x का मान बराबर करना होगा तो
अगर x का मान बराबर करना होता है तो इसमें जिस संख्या से x में गुणा किया गया था उसमें आपको इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे, पहले वाले समीकरण में, और इसमें जिस संख्या से x से गुणा किया गया होता है वो दूसरे समीकरण में गुणा करना पड़ता है। चलिए तो आइए देखते हैं। तो यहां पे हम लोग करेंगे कुछ यूं कि 5 में ये जो 7 है 7x में, तो इसको समीकरण नंबर 1 में गुणा करेंगे, इसको करेंगे गुणा 7 से, और ये जो आपका 5x है इसको गुणा करेंगे हम लोग 5 से। क्लियर? अब देखो यह कैसे बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब चलो अब देखिए ध्यान से, चलिए अब बताइए कि अब गुणा जब कर किया जाएगा तो 5x में 7 से गुणा करेंगे, कितना होगा 7 पचे 35x, तो लिख देंगे हम लोग 35x प्लस 2y में 7 से गुणा करेंगे, हो जाएगा बाबू 7 दूनी 14y, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14y बराबर 16 7 कितना होता है, 16 7 होता है 112, तो हम लोग लिख देंगे 112। क्लियर हो गया? अब उसी प्रकार से 7x में 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा 7 पचे 35x। अब देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अगर आप y का मान गुणा बराबर करना चाहते हैं, आप कुछ भी मान बराबर करिए, या तो x का मान बराबर करिए नहीं तो y का मान। अगर y का मान बराबर करना है तो y वाले में जो भी मतलब y में है उसको ऊपर नीचे गुणा कीजिए। क्लियर? चलिए अब देखिए -4y में 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा -20 हो जाएगा, 5 चौका 20, तो हो जाएगा -20y बराबर 5 में 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी हो जाएगा हम सभी का 10। अब चलिए अब इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे। क्लियर? घटाएंगे। चलिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे घटाते देखो घटाने में अगर माइनस पहले से अंक होगा तो वह चिन्ह उसका बदल जाता है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो 35x ऊपर है 35x नीचे है, घटेगा हो जाएगा 0, यानी कि वह कट गया। क्लियर? अब देखो 14y है और ये माइनस में 20 था, लेकिन जब घटाए वक्त हम लोग क्या हो गया, ये प्लस में हो गया, यानी कि अब 20 को y में हो गया और 14y हो गया, कितना हो गया 20 और 34 14 कितना होता है 34, यानी का 34y हो गया। लिख दो यहाँ पे 34 का y बराबर। अब देखो 112 में से आपका 10 घटा दीजिए क्योंकि माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए 34y बराबर 102 है, इसलिए हम सभी का y बराबर हो जाएगा 102 बट्टे का 34। क्लियर? अब कटा दीजिए इसको, 34 तिया कितना होता है 102 होता है, 34 तिया 102 होता है, यानी कि हम लोग का y का जो वैल्यू निकल के आया, ये y का वैल्यू 3 आ गया। अब y का तो मान निकल गया, अब जब y का मान बाबू निकल गया तो अब बताइए x का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिए कि जब अब जो y का मान निकल गया तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, समीकरण नंबर 1 में उसका मान रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 जो है वो हम लोग का है 5x + 2y बराबर 16, इस पे मान रखेंगे। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसका मान रखते हैं, तो हम लोग का जो y का मान निकला तो x का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण नंबर x 1 है 5x + 2y बराबर 16 है। क्लियर? अब चलो 5x को 5x रहने देते हैं, प्लस 2y के बदले हमने निकाला 3, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3 बराबर हो गया हम सभी का 16। अब चलिए 5x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 16। अब देखिए 5x का 5x, अब ये 6 जो है उसको पक्षांतरित करेंगे तो 6 जो उधर चला जाए क्या बचेगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 16 माइनस का 6 हो गया। क्लियर? अब चलिए यहां पे क्या हो गया 6 हो गया। अब देखो यहां से अब 5x बराबर क्या हो जाएगा, 16 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बचेगा ना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 बट्टे का 5 हो जाएगा, तो 5 दूनी हो जाएगा हम सभी का 10, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू है वो हम लोग का निकला 2 और y का वैल्यू हम लोग का निकला 3। देखिए तो कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है कि x बराबर 2 y बराबर 3, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हम सभी का ए नंबर ही दिया गया है और ए नंबर में आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसका एक और तरीका होता है, वो शॉर्ट तरीका होता है, इस तरीके से अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते, ये आपको हमने इसलिए बता दिया ताकि सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, केवल सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। क्लियर? इसका एक शॉर्ट तरीका होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अब देखो ध्यान से, इसको मिटाते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं ताकि अगर आपके पास समय न रहे तो ट्रिक के माध्यम से बना लीजिएगा। ट्रिक ये होता है कि जो ऑप्शन दिया गया था उसमें से ऑप्शन से चेक कीजिए, चेक करना होता कैसे सर, ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण 5x + 2y बराबर 16 है ना, है ना, बिल्कुल है। अब देखो अब ये क्या करना होता है, इसमें ये LHS है, ये आपका ये LHS है और ये आपका ये RHS है। क्लियर? तो LHS में जो पद है, LHS में जो पद है यानी कि 5x + 2y जो दिया गया है। क्लियर?
अब इसमें क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन से चेक करेंगे कि क्या यह ऑप्शन रखने से RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि x बराबर 2 यहां पे रखते हैं, यानी कि 5 गुणे 2 प्लस 2 गुणे y का वैल्यू यहां पे 3 रख देते हैं। चलो तो हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, कितना हो गया 16। देखो 16 आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, बिल्कुल। अब यही ऑप्शन हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और 2 में चेक करेंगे। तो समीकरण नंबर जो 2 है वो 2 हम लोग का समीकरण है 7x माइनस का 4y बराबर का 2 है। अब इसमें भी ये LHS है और ये आपका RHS है। तो जो LHS वाला पद है, यानी कि जो 7x माइनस का 4y है, जो 7x माइनस का 4y है, इसमें हम लोग xy का मान रखेंगे और देखेंगे कि क्या यह RHS के बराबर, यानी कि क्या इसमें 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम लोग चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो 7 गुणे 2 के बदले, यहाँ पे x के बदले 2 है, 2 रखेंगे, माइनस 4 गुणे y के बदले कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे। अब चलिए 7 दूनी कितना होता है 14 और 4 थे कितना होता है 12, 14 में से 12 घट जाएगा, इतना आ जाएगा 2। देखो RHS 2 आ गया। तो ये भी एक तरीका हो, एक शॉर्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन से चेक करें। तो इसमें देखो, इसमें भी समय लग सकता है, हो सकता है कि वो ऑप्शन डी नंबर होता तो पहले 3 को आप चेक करते और 3 को चेक करने के बाद तब ना चौथा नंबर स्थान पे आते। इससे बढ़िया है कि आप सूत्र के माध्यम से बना दे, मतलब कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे। आपको 2 तरीका, हमने 2 ट्रिक आपको बतला दिया, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगर मजा आ रहा है तो शेयर करो, जल्दी से सबको बता दीजिए, पूरे बिहार में फैला दीजिए और वीडियो को लाइक तो अवश्य करना है आपको, कर दीजिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बाबू, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो ही आपको मिलेगा क्लास आपको आगे से, और इसका PDF वगैरह कैसे मिलेगा हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 हो तो x और y के मान होंगे। इसमें भी देखो आपको x और y का मान आपको ज्ञात करना है। इसका भी तरीका आप वही अपनाइए, या तो आप इसको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको निकाल लीजिए, या बीजगुणन विधि से। और इतना नहीं निकालना है बाबू, इतना आपको क्या करना है, हाँ इतना आपको बाबू आपको नहीं निकालना है। तो शॉर्ट ट्रिक बस इतना ही होता है कि आप ऑप्शन रख करके चेक कर लीजिए कि इसका मान 0 आ रहा है, मतलब कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शन से ही चेक करिएगा तो देखो ये बराबर का 0 है, बराबर का 0 है। तो कुछ ऑप्शन से ऐसा इसमें से चुनिए जो मान रखे हम लोग को वो आपस में बराबर हो जाए, या फिर आप बीजगुणन विधि से आप निकाल सकते हैं, ये आपका प्रतिस्थापन चाहे विलोपन विधि से। तो आइए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। आइए ऑप्शन की हम बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हम बी की जांच ही करते हैं, बी की जांच, क्योंकि बी हमको लग रहा है कि ये दोनों में संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों में आंसर आपका हो सकता है दोनों समीकरण में। कैसे, देखो यहां पे है 3x माइनस का 5y। अब हम लोग को लाना है 0, x और y का वैल्यू रख करके। देखो तो x का वैल्यू 0 है तो यहां पे रखेंगे x का वैल्यू 0 माइनस 5 गुणे y है, तो y का वैल्यू भी 0 है तो हम लिख देंगे y। अब देखो ध्यान से, तो 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 और माइनस 5 में 0 से गुणा करेंगे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी हो जाएगा 0। देखो 0 आगे, यानी कि ये हम लोग का संतुष्ट कर दिया कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है। यही ऑप्शन एक बार क्या करेंगे, जांच कर लेंगे आपका समीकरण नंबर 2 में भी। तो 2 नंबर समीकरण है x प्लस 15y बराबर 0। इसका इसलिए हमने माना क्योंकि आपको देखिए दोनों में अंतिम में 0 है। तो जब 0 आएगा तो 0 कब आता है, जब 0 ही माना रहेगा तबे ना 0 आएगा। तो इसलिए हमने डायरेक्ट जो ऑप्शन नंबर बी की जांच कर ली। अगर आपको ऐसा जांच करने नहीं आता है तो प्रतिस्थापन विलोपन जो आपको अभी हमने बताया ट्रिक कि किस तरीके से आपको बनाना है, बना सकते हैं। तो 9 और x के बदले 0 रखिए प्लस 15 और y के बदले 0 रखिए। अब चेक कीजिए, 9 में 0 से गुणा करेंगे 0, 15 में 0 से गुणा करेंगे 0, 0 0 कितना होता है 0 होता है। क्लियर, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, यानी कि हम लोग का जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर, यही हम सभी का संतुष्ट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमका सही जवाब हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो इस तरीके से आपको जांच करके बता देनी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हम सभी का कि अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8 तथा 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का 16 समपाती रेखाओं की को प्रदर्शित करता है। अब देखो इस तरीके का जब भी पूछेगा मान, और लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे कि के का मान ज्ञात करने के लिए आपके एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। तो जब भी आपको इस तरीके आएगा, यहां पे भी आपको क्या करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर आपको करना है c1/c2 करना है। ये काम आपको जरूर ही करना है। अब आइए हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a1/a2, a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3,
3/a2, a2 का वैल्यू दूसरा समीकरण में चलिए 6 कर लेते हैं, 6 बराबर b1/b2, b1 का वैल्यू हो जाएगा -1/b2 का वैल्यू हो जाएगा -k, क्लियर हो जाएगा k। अब देखिए C1/C2 यहां पे हम आगे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सर? क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव है और हमको केवल k का ही मान निकालना है। तो k तो यहीं पे आ गया, तो हमको तो k का से जरूरत है, देखिए k का वैल्यू से जरूरत है। तो क्या जरूरत है हमको आगे C1/C2 लिखने की? कोई जरूरत नहीं है। आइए इसी को सॉल्व कर देते हैं और ऐसे आंसर आपका आ जाएगा। देखो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये प्लस में आपका बदल जाएगा, क्लियर। अब 3 में k से गुणा करिए, हो जाएगा 3k बराबर 1 में 6 से गुणा कीजिए, हो जाएगा 6, क्लियर। अब देखिए 3k बराबर जब 6 है, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि k का वैल्यू जो हो जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को बना देना बड़ा ही इजी तरीके से, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज को समझिए कि कैसे हम आपको बना रहे हैं, और यही सारी क्वेश्चन को बस देखो अब आपको थोड़ा सा बस यही काम करना है जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। और पीडीएफ जब आपको ये मिल जाएगा, पीडीएफ जब मिल जाएगा तो इसको बैठ करके एक बार और आप लोग फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा कि हाँ ये इसका आंसर इस तरीके से, इसका आंसर इस तरीके से, ठीक ना। तो जब आप इस तरीके से बना लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसे इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप आसानी से बना सकते हैं, क्लियर। तो आप एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के एक बार छोड़ दीजिएगा, छोड़ना नहीं है, छोड़ना मना है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, ये भी उसी प्रकार से क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बनेगा, इसका जवाब आपको बतलाना है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि यदि समीकरण 3x y बराबर 5 है और 6x - 2y बराबर k है, k के लिए कोई हल न हो तो क्या होगा? कोई हल न हो। अब कोई हल बाबू न हो कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। ये चीज होता है तब कोई हल नहीं होता है, ये आपका सूत्र होता है, आपको पता है, क्लियर। नहीं पता है तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए तो कह रहा है कोई हल नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2, क्लियर। अब चलो अब यहां पे हम लोग को a1/a2 मान रखेंगे, तो a1 का वैल्यू है 3, a2 का वैल्यू है आप सभी का 6 बराबर b1 का वैल्यू है -1 और b2 का वैल्यू हो जाएगा -2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या चीज c1/c2। तो c1 का वैल्यू है आपका 5 और यहाँ पे c2 का वैल्यू हो जाएगा हम सभी का k, क्लियर। अब देखो इसको हटाइए, 3 दूनी 6, 1 ये माइनस प्लस बराबर क्या हो गया 5 बराबर नहीं है 5/k, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है k/5। अब जब ये आपस में बराबर है, जब आपस में बराबर है तो एगो से इसको मिटा दीजिए, क्योंकि इसका क्या काम, जब ये 1/2 को 1/2 ही है, 1/2 तो 1/2 और k बराबर क्या k/क्या है 5/k है, क्या है 5/k है, क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से 1 में k से गुणा करेंगे हो जाएगा k ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा 10। अब k बराबर नहीं है 10, यही आपका जवाब होगा, k बराबर नहीं है 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया होगा। क्या होगा सी नंबर आपको सही होगा, क्लियर। क्या होगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चलो। और हमसे तेजी से कोशिश के जवाब देने की। आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप लोग एक एक प्रश्न का जवाब जो है देते जा रहे हैं, आपके सामने एक एक प्रश्न आते जा रहा है और उसका बखूबी बेहतर तरीके से आप जवाब देते जा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 की आलेख पर स्थित हो तो a का मान बताइए। और यह क्वेश्चन जैसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं 90% बच्चे इसमें गलती कर देंगे और कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं, जो डीएलएस एजुकेशन के छात्र हैं, जो मंटू सर का छात्र है, वो तो जानते ही है ना, यानी कि जो मेरे छात्र हैं वो सबको ही जानते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को आंसर इसका बनेगा। कह रहा है कि 3y समीकरण हम लोग को दिया गया है कि 3y बराबर ax + 7 दिया गया है। क्या दिया गया है 3y बराबर ax + 7 दिया गया, क्लियर। अब कहा है कि बिंदु 3,4 है, बिंदु 3,4 है। अब हम सभी जानते हैं कि जो भी बिंदु दिया गया होता है, उसमें एगो मान x होता है और एगो मान y होता है, यही होता है ना, एगो मान x होता है और एगो मान y होता है। तो हम लोग का x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 4। अब यही बात इसमें हम लोग रख देंगे बस और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान था, 3y
तो 3 गुणे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमने रख दिया 4 बराबर a गुणे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, हमने रख दिया 3, आप प्लस हो जाएगा हम सभी का 7। अब देखो यहां पे 4 तिहाई 12 बराबर a गुणे 3 यानी कि a3 3a और प्लस क्या हो जाएगा 7। अब देखो 3a बराबर क्या हो जाएगा, इसको 12 और इसको पक्षांतरित हमने किया क्या हो जाएगा 7। अब देखिए 3a बराबर क्या हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 12 में से 7 घटेगा 5, तो इसलिए हम लोग का a बराबर हो जाएगा 5/3। अब 5/3 देखो कहां आंसर है, 5/3 आपका ऑप्शन है डी नंबर में, और डी नंबर जो होगा वह बखूबी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है, यानी कि अगर घबरा जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, घबराना नहीं है। और बखूबी देखो कितनी आसान तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर जवाब देते जा रहे हैं और कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। अगला देखिए मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है और इसका देखते हैं जवाब जो है कौन मेरे से जो है वह सबसे तेजी से इसका जवाब दे पाते हैं, क्योंकि इसके आधार में हमने एक क्वेश्चन पहले बता दिया है। कहा क्या रहा है कि बिंदु x और y से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो हमने बताया कि बिंदु जो भी है x यहाँ पे जो दिया है उसमें एगो मान होता है x का, एगो मान होता है y का, क्लियर। तो जब भी इस तरीके का पूछेगा समीकरण क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको x प्लस वाई लिखना है और दोनों को जोड़ देना है, एगो प्लस दूगो, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा एगो दूगो 3 गो, यानी क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3। तो बाबू ये तरीका से हमने के कोनो भी क्वेश्चन के आसानी तरीके से बना सकता निशा, और जब भी क्वेश्चन आई ते में ना घबराए के बाटे ना सोचे के बाटे, और फटाफट से ये तरीके से क्वेश्चन का बना दे भाई, सब शॉर्ट ट्रिक बताओ तनी, ताकि परीक्षा में कोनो भी प्रकार के दिक्कत ना होके। ये खातिर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ताकि आपको आगे से क्लास मिला करे, और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 है का एक हल क्या होगा, यानी कि यहां से आपका एक हल आपको बताना है, यहां से यानी कि आपका यानी कि यहां से इसका मान जो होगा वैल्यू जो होगा वह क्या आएगा, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा, बस यही पूछ रहा है। तो देखो जब भी आपको इस तरीके से x और y का वैल्यू पूछेगा तो आपको करना कुछ यूं है कि आपको वैल्यू रख लेना है। यहां से आप ऑप्शन से चेक करें तब भी आ सकता है, अब बिना ऑप्शन का बनाना चाहते हैं तब भी आ सकता है। कैसे, आइए ऑप्शन का ही जांच करते हैं हम लोग। आइए हम लोग जांच करते हैं और देखते हैं कि इसका 16 नंबर जो प्रश्न है बाबू, हाँ इसका जवाब जो होगा वो क्या निकल करके आएगा। इसमें जो ऑप्शन दिया गया हम सभी का ऑप्शन, आइए सी नंबर चेक करते हैं। कहा है x बराबर 2 और y बराबर 2, क्योंकि अगर इसका मान हम रखें तो शायद 6 आ सकता है। तो चलिए x का जगह हम रख देते हैं 2 और प्लस 2 गुणे 2 बराबर, चेक करते हैं क्या आता है। तो देखो 2 का 2 दो दूनी 4, तो 4 गो 2 को कितना हो गया 6 गो, देखो, और यही आपका 6 लाना था, ये आपका आंसर आकर के चला आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो एक चीज ध्यान रखो, इस तरीके का क्वेश्चन जब आ रहा है ना, तो इसका कहने का मतलब समझ लो, कहने का मतलब है कि x प्लस 2y को कौन ऐसा मान हम लोग रखें, यानी x और y में क्या मान रखे ताकि वो 6 आ जाए। तो उसी चीज को सोचना है कि यहां से हम क्या रखे चारों ऑप्शन में से। तो यहां से हमने ऑप्शन सी में रखा, सी को देखा, सी को जब देखा तो इसमें x बराबर 2 है और y बराबर 2 है, तो हमने इसमें क्या किया, x प्लस यहां पे x प्लस 2y में हमने एक्स वाई का मान रख के चेक किया कि क्या ये 6 आता है कि नहीं आता है। आइए चेक करिए एक बार और आपको दिखाते हैं। तो देखिए x के बदले 2 तो 2 गुणे और y के बदले 2, तो 2 और प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 2 6, कितना हो गया 6। अब ये हो गया हम सभी का 6, यानी कि यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए कितनी तोड़ के हर एक क्वेश्चन का हम सोच रहे हैं कि आपको पूरी तरीके से तोड़ के बताएं, ताकि आपको क्वेश्चन जो है आपको ये आपके एग्जाम में जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चलो, और इसी प्रकार से आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत का भी एक ही क्लास में आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक ना। और 25-25 क्वेश्चन करके हम आपको सारी तैयारी करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि y बराबर जो है 0 है किस अक्ष का समीकरण है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा इस बार, ये लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, अगर y बराबर 0 होगा तो वह x अक्ष पे होगा, और x बराबर अगर 0 दिया गया होगा तो y अक्ष पे होगा, यानी उल्टा
समझ के एक चीज, यानी उल्टा कर लीजिएगा। तो y बराबर क्या है, 0 है, यानी x अक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर x बराबर 0 देता तब y अक्ष होता। क्लियर, ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहां पे कह रहा है कि x बराबर a का आलेख किस अक्ष के समानांतर एक रेखा है। ये देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो आपको हमने बताया, इस तरीके से बताइए x बराबर a, तो x बराबर a तक हमने क्या बताया था, y अक्ष होगा, क्या होगा, y होगा, उल्टा होगा, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। चलिए, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना है, समझना है और उसको फटाफट से बना डालना है। क्लियर, चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को प्रदर्शित करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब यहां से बस ये बात कर दे रही है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कौन यहां से प्रदर्शित करता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग ऐसे जानते ही हैं कि ax प्लस by प्लस c होता है, बराबर 0 होता है। तो देखिए कि ये ऑप्शन कहां दिया गया है, तो सर ये ऑप्शन नंबर दिया गया है ax प्लस by प्लस c, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो आपका रूल ही एक तरीके से समझिए, तो ये पूछ दिया है तो आपका ये जवाब हो जाएगा। अगले नंबर हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर आपके स्क्रीन पे प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं ये बता रहा है। ये तो अपने आप में क्वेश्चन बहुत ही खास है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की बात करते हैं तो अनगिनत है, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। उसका क्या हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करें तो प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव हो सकते हैं। और यह क्वेश्चन जो है वो 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन बता दिया आपको कि उसी प्रकार से जैसा कि अभी आपको हमने बताया। तो ये दो चर रैखिक समीकरण x y है और ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने हल संभव है, तभी अब आपको बताया कि अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर हम सभी का सी नंबर में है। क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल क्या होगा। यानी फिर इसका वही बात है कि ये 2020 में क्वेश्चन तो पूछा गया था, फिर इसका वही बात है कि इसका आप लोग बताइए कि इसका हल क्या निकल करके आएगा, माने इसका क्या हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। जब इस तरीके से पूछे आपको करना क्या है, हमने बताया कि आपको निकालना है a1 बटे a2 बराबर आपको b1 बटे b2 बराबर निकालना है आपको c1 बटे c2, ये आपको निकालना है। अब चलिए a1 बटे a2, a1 का वैल्यू 2 है, 2 बटे 4 हो जाएगा बराबर b1 बटे b2 3 बराबर 3 बटे 6 हो जाएगा बराबर c1 बटा c2 5 बटे हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको कटाइए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15। अब देखो यह क्या है, यह क्या है सर, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15 1/3, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये तीसरा जो है वो आपस में बराबर नहीं है। जब ये तीसरा आपस में बराबर नहीं है इसका मतलब हो गया कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा, कहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में दिया गया है। क्लियर, क्या हो जाएगा, सी नंबर में आपका दिया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही बखूबी, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी। और यह क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन को पूछा गया था। यह क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं जो होंगी, अगर असंगत होगा तो उसकी रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, तो सर समानांतर, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मजा बहुत आ रहा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास में बने रहिए जब तक हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन क्लास है, आपका फाइनल क्लास चल रही है, अब समय नहीं है और आपको वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस रूप में प्राप्त होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख वो किस रूप में आपको प्राप्त होता है, सिंपल से आपको ये बता देना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो आलेख होता है वह सरल रेखा में प्राप्त होता है। कैसा, सरल रेखा होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन आपका ए नंबर। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं और 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 0 किसका समीकरण है। तो हमने बताया कि जब x बराबर 0 होगा
तो वह y(x) का समीकरण होगा, यानी कि y(x) का समीकरण हो जाएगा। अगर y बराबर 0 होगा तो x का समीकरण हो जाएगा, x अक्ष का, ठीक ना। ये बात आपको याद करके रखनी है। इस तरीके से आपने गणित का 25 आपको वायरल VVI क्वेश्चन आपने देखा। अब हम बात करेंगे आपको साइंस विषय की, कि साइंस विषय में कौन ऐसा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पहले 5-6 क्वेश्चन जो लगातार आएगा हमने आपको कल भी बता दिया था, उसके बाद से थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो गया था, आगे का क्लास सारा बाकी है, इसलिए आपको 3-4 क्वेश्चन आप लगातार देखेंगे जो पढ़ा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन फिर आपको सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर हो जाएगा। इसलिए आप लगातार इसमें बने रहिए और देखिए कि क्या क्या इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। क्लियर। तो ये हम साइंस की बात करते हैं। अब जब तक देखो, सबसे पहले बता दें आपको कि फाइनल रिवीजन क्लास चल रहा है, कि एक ही क्लास में, क्या क्लास में, एक ही क्लास में, एक ही वीडियोज में आपको 5 सब्जेक्ट, वो मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, सबका रिवीजन 25-25 क्वेश्चन करके, ताकि आपको एक समान से इसका रिवीजन हो जाए, तैयारी हो जाए, और वही सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए आइए बात करते हैं कि इसका सही सही जो जवाब होगा वह क्या होगा। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच क्या होगा। पीएच क्या होगा, लाल को नीला करता है तो। ये 2012 और 2013 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाबू जॉन विलियन लाल लिटमस के नीला करी, ओकरा के हमनी के कहा जाला क्षार। क्या कहा जाता है, क्षार। और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक देखो इसमें से कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ये आपको हमने कल भी बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 3-4-5 क्वेश्चन शायद है जो आपको कल भी बताए थे और आज भी आपको मिलेगा, क्योंकि सीरीज वाइज आपको हम चला रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिए। वैसे आपको पता है कल बताए थे, तो जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। कह रहे कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह सिरका सी गंध देता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वह ई नंबर हो जाएगा। कैसा जब ये आपका गंध देता है तो सिरका सी ये गंध देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो कि ये आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन की कुछ बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं, मिला डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है नीला, गुलाबी, नीला काला या फिर काला। तो इसका जवाब हो जाएगा काला हो जाता है। कैसा, काला हो जाता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 2015 और 2020 दोनों बार क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन को उत्तर जाना आपके लिए बेहद जरूरी है। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन लवण है, यहां से लवण कौन है। तो लवण यहाँ पे जो K2SO4 दिया गया है, ये आपका एक प्रकार का लवण होता है, या फिर NaCl दिया गया होता, फिर भी वो भी आपका एक लवण ही होता। ये बात कर रहा है, याद करके रखना, ये सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है, जो कि 2013 और 2015 दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होती है वह 7 होती है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगला देखो प्रश्न कह रहा है कि लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो कि निकाला जाता है। ये किससे निकाला जाता है, जो सीधे एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लाइकिन के पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। देखो हमसे तेजी से कोशिश करो जवाब देने की, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है बाबू, ये आपका रिवीजन क्लास है। ये सब कुछ आप पढ़ लिए हैं पहले, लेकिन जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो रामबाण है। उनको रिवीजन करना है, उनको तैयारी भी करना है, रिवीजन दोनों करना है। एक बार उनको तैयारी कर लेना है और एक बार उनको फिर से दोबारा एक बार आपको रिवीजन करना है। कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, जो कि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो उस समय उत्पाद बनाता है Na2ZNO2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को छोड़ के मत जाइएगा ना, तो बहुत पछताना पड़ेगा। तो ये प्राप्त करता है Fe3O4। क्या करता है, Fe3 और O4 हम सभी को प्राप्त कराता है। ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बेखूबी बड़ा शानदार क्वेश्चन है और कह रहा है
कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, जो कि 2013 2014 दोनों बार पूछा गया है। तो बाबू हमने आपको कई बार बताया कि बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कहने का मतलब हो गया कि इसमें से कौन जो है वो अलग है, ठीक ना। ये सभी ऑप्शन आपको एक ही जैसे दिख रहे हैं, जैसे चूना पत्थर एक ही होता है, खगड़िया एक ही होता है, संगमरमर आपका एक ही होता है, ये तीनों एक होता है। लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि जो आपका पीओपी है, ये पीओपी तो अलग होता है, वो ना खगड़िया होता है ना संगमरमर होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही खास है, जो आपके 2023 एग्जाम में पूछा गया था। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे साथ। अगर क्लास को छोड़ के जाओगे फिर दिक्कत होगा, मैं गारंटी देता हूं यार, क्योंकि देखो ये रिवीजन क्लास आपका चल रहा है, ये आपका रिवीजन क्लास चल रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है, इसमें से प्रबल लवण, इसमें से आपको बताना है प्रबल लवण कौन है। तो जो NaCl दिया गया है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड आपका प्रबल लवण होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दांतों के साफ करने के लिए जो दंतमंजन हम लोग यूज करते हैं, जिसे टूथपेस्ट बोला जाता है, यह प्रायः होता है। ये 2019 और 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए वैसे ये क्षारीय होते हैं और ये लवण युक्त भी होते हैं, लवण युक्त भी रहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो ये आपका क्षारीय और लवण युक्त, यानी कि उसमें लवण की मात्रा जो है उसमें आपकी बनी रहती है। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं, कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध जल का। तो बाबू शुद्ध जल के जो पीएच मान होला, वो शुद्ध जल के पीएच मान हमनी के 7 होला। ठीक बा, चलो तो 7 हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक बाबू वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कब करोगे? लाइक जब आप करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वर्क कर पाते हैं। अगला है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाता है। अम्ल और क्षार, तो बाबू अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करी तो दोनों का उद्देश्य करी और वो लवण के निर्माण करी। क्या बनाएगा वो लवण का निर्माण करता है। जब अम्ल और क्षार आपस में, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। क्लियर? तो यानी कि यहां से ऑप्शन है लवण, तो लवण आपका हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न हम सभी का बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा है। और कह रहा है कि इसमें हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनेफ्थलीन और या फिर इनमें से गई, तो इसका जवाब हल्दी ही होगा। क्या होगा? हल्दी। ठीक ना, क्योंकि प्रकृति की बात कर रहा है, जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, जो कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्षारीय ऑक्साइड, यहां से 4 ऑप्शन है और यहां से पूछ रहा है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन है। ठीक ना, ये देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमको ये ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहा है। इसको क्लियर करते, इसको हटाते हैं बाबू, ये ऑप्शन हमको गड़बड़ लग रहा है, इसमें से कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए। ठीक ना, चलो इसको हटाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सही है। यहां से सही बताना है क्या चीज है। तो अगर ध्यान से इसमें देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखेगा Na2CO3 इंटू 10H2O दिखेगा। क्या दिखेगा? Na2CO3 इंटू 10H2O दिखेगा। यानी कि ये जो है ये सही है। क्यों? क्योंकि ये धोवन सोडा का सूत्र होता है। किसका होता है? धोने का सोडा का सूत्र होता है। धोने का सोडा यानी कि धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। जिसको याद भी नहीं है वह याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि धोवन सोडा का जो सूत्र होता है वह क्या होता है। अगला क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या था, जो कि 2013 में पूछा गया था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3। कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है, NaHCO3 होता है। अगला देखो, अगला 19 नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में, तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो आपको 4-5 एग्जाम्पल हम दे देते हैं और याद कर लीजिए, बस उतने ही में से क्वेश्चन आएगा। अगर दही ना पूछ करके कोई और पूछता है तो दही में बात करते हैं तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आपसे इसके अलावा पूछा जा सकता है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जल्दी कमेंट करो, चींटी के डंक में या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी कमेंट कीजिए। तो उसमें पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल, जिसे फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आपका संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें सीट्रिक अम्ल
पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तब क्या बताइएगा, तो सिरका में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिए ये कुछ आपके अम्ल के उदाहरण हैं जिसे आपको याद करके रखना ही रखना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा और यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न 2015 में पूछा गया था और इसका जवाब तो वैसे सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, नहीं कि हर लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि चीनी का सूत्र पूछ रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र। और 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और वो 11 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलो अगर अगले हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है या कैसा हो जाता है। यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, तो शायद इसका कलर जो है वह पीला हो जाएगा। कैसा? पीला रंग हो सकता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि प्रबल और अम्ल और प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। तो देखो वो प्रबल लवण हो या प्रबल क्षार है, और लेकिन वो अम्ल और क्षार आपस में क्या लवणे बनाएगा, और लवण का जो पीएच मान होता है वो कभी भी क्या होगा यार, वो 7 ही होना चाहिए ना। बिल्कुल इसका 7 जवाब होगा। ठीक ना। अगर डाउट आपको लग रहा है तो एक बार आप लोग गूगल वगैरह पर चेक कर लीजिएगा, मेरे अनुसार 7 होगा। क्लियर। चलो अगला देखिए, अगला बखूबी बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था। निम्नलिखित में लवण कौन है। लवण वही आपको बताए थे हमने, K2SO4 है। जो K2SO4 है वो एक प्रकार का आपका क्या है बाबू, लवण है। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। गैस कौन सा उत्पन्न होता है आपको ये बतलाना है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया करने से कौन सा गैस निकलेगा, तो उसमें हाइड्रोजन ही गैस निकलता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। एक ही क्लास में आपका फाइनल रिवीजन क्लास चल रही है। अगला लास्ट क्वेश्चन इससे का है कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो देखो अम्ल का पीएच मान बाबू 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से आपने मैथ और साइंस का आपने वायरल क्वेश्चन जो आपने देख लिया। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सामाजिक विज्ञान का, कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि अब आपका फाइनल रिवीजन क्लास चल रही है और एक ही क्लास में आपको सारी चैप्टर यानी कि सारी सब्जेक्ट के आपकी क्लास चलाई जा रही है। आपने इसके पहले गणित और आपका साइंस का आपने क्लास देखा। अब आइए हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन का आपका सामाजिक विज्ञान का, जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वह किसने किया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर जवाब पता है तो आप लोग जवाब दीजिए फटाफट से। तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स जी। कौन? तो कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था। यूरोपियन समाजवाद जो था वो कौन नहीं था, तो बाबू कार्ल मार्क्स जो थे वो यूरोपियन समाजवाद नहीं थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। और आपको अब वही सारे क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है फाइनल रिवीजन क्लास में जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और आपको एक ही साथ सारा चीज याद हो जाए। अगला है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और यह प्रश्न आपकी इस बार एग्जाम में या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में यह गारंटी है कि पूछा जा सकता है। इसका राइट जवाब होता है दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि द मदर की लेखक कौन है। द मदर की लेखक कौन है, तो द मदर के लेखक है मैक्सिम गॉर्गी। कौन है? मैक्सिम गॉर्गी है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जवाब दीजिए फटाफट से कि अगला प्रश्न क्या है और इसका जवाब जो है वह सही क्या होगा। कह रहा है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला है इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूटोपियन समाजवादी जो है नहीं था, तो कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी नहीं था, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा की समाप्ति कब हुई। कृषक की, तो कृषक दास प्रथा की 1861 में हुई थी, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। कब? नवंबर 1917 में हुआ था। उसी प्रकार से अगला है कि रूसो किस देश का रहने वाला था। रूसो जो था वो फ्रांस का रहने वाला था। ये बात याद करके रखना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्लियर हो गई। चलिए अगले अगर हम प्रश्न की बात करें, कह रहा है कि व्रेस्टिलिटोवियस्क की संधि जो है वह किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये हुई थी आपका रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच? रूस और जर्मनी के बीच। और इस तरीके का क्वेश्चन में ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए कि इसका सही सही जवाब जो है वह क्या निकल के आ रहा है। अगला है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो लेखक थे बाबू वह कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और जब आपको इसका हम सब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे थे उसमें भी इस बात को हमने कहा था कि देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और जब भी आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि हाँ ये सर ने बात बताया है तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या तो वह सब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं समयवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? समयवादी घोषणा पत्र का, तो समयवादी घोषणा पत्र का जो प्रकाशन हुआ था वह 1848 ईस्वी में किया गया था। कब? 1848 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। अगला है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में कहां की गई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में 1864 में। कब? लंदन में की गई थी। अगला है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहां हुई थी? द्वितीय इंटरनेशनल की, तो द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वह आपका 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। कहां? 1889 ईस्वी पेरिस में। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन, तो सोवियत संघ का विघटन जो था 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। उसी तरीके से अगला है प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ? तो प्रथम इंटरनेशनल अभी आपको हमने बताया कि 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल आपको लंदन में हुआ था, है ना, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं दास कैपिटल के लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आपके बता दें कि इस वर्ष पूछा भी जा सकता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल के लेखक है आपको कार्ल मार्क्स जी। कौन है? तो कार्ल मार्क्स है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला कह रहा है कि चेका का गठन कौन किया था? चेका का गठन, तो चेका का जो गठन किए थे बाबू वो आपको लेनिन ने किया था। कौन? लेनिन ने। अगला है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। कौन? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब कह रहा है प्रश्न कि स्टालिन की मृत्यु जो हुई थी वह कब हो गई थी? इनकी जो मृत्यु, तो इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हम सभी का कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी हम लोग का 1870 में। देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, 1870 में हो गया था, ठीक है ना। चलो अगला है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुआ था? कब लागू किया गया था ये बताना है, इसका राइट जवाब होगा 1870 में लागू किया गया था। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? और यह क्वेश्चन इस वर्ष आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो नई आर्थिक नीति 1921 में ही लागू की गई थी, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। कब? तो 1921, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला है रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक, तो रूसी क्रांति के समय शासक था जार न्यूक्लियस द्वितीय था। कौन था? जार न्यूक्लियस द्वितीय था। और ये आपका फाइनल क्लास चल रहा है बाबू, फाइनल रिवीजन क्लास, क्योंकि इसके बाद अब वो समय नहीं है। इसके पहले हमने आपको 2 क्लास दे दिया है, वो दोनों क्लास को जरूर आप देख लीजिएगा। ये आपका तीसरा क्लास हम आपको बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो हुई थी लंदन में हुई थी। ये आपको अभी हमने आपको बताया था, शायद ये डबल क्वेश्चन आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 में जो हुई थी ना उसे हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। किसके? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन नहीं, अब अगले हम लोग मतलब कि अब हिंदी की बात करेंगे, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चन करके आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक ना। तो हमने आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अब पढ़ना है हम लोग को हिंदी और संस्कृत, जो आपके रिजल्ट को सबसे महत्वपूर्ण बनाएगा। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही सारी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। आपकी फाइनल रिवीजन क्लास चलाई जा रही है कि आप बस रिवीजन कर लीजिए अब और जाकर के परीक्षा में धमाल मचा दीजिए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हिंदी की, ठीक ना, कि हिंदी में कौन कौन सा क्वेश्चन है। और तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब दीजिए कि किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर।
अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं तो अगला प्रश्न क्या है राम सभी का, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चल करके गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है कहानी के किस पात्र ने कह डाली थी? तो यह सेन साहब ने ही कह डाली थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत के लेखक कौन है, जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में दिया गया है और आपका ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करते हैं, कह रहा है कि 20 के दांत समाज की किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की मानसिकता को जो उजागर करती है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जैसे एग्जाम में आपको फटाफट से इसको सही करके चले आना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? इसके पहले हमने आपको 2 क्लास दे दिया है, ये तीसरा क्लास चल रही है, फाइनल रिवीजन क्लास आपका। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। कह रहे कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है वह सामाजिक और आपका मनोवैज्ञानिक दोनों कहानी है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, सॉरी डी नंबर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी क्या क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को भी उजागर करती है? तो मध्य वर्ग की। किसकी? तो मध्य वर्ग की करती है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। हमसे तेजी से यार कोशिश करो जवाब देने की। अगला है कि नलिन विलोचन शर्मा जो है वह जन्मजात कौन सी भाषा से मतलब थे, उनकी कौन सी भाषा उनको बोलते थे? तो वो भोजपुरी भाषा बोलते थे, क्योंकि वो पटना से थे। ठीक बा, तो हम भी भोजपुरी बोला कि हम भी बिहार के ही हम लोग हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहां हुआ था? जैसा अभी आपको हमने बताया कि वो पटना के थे, तो यानी कि इसका जवाब हो जाएगा पटना बिहार के थे। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यह क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया था। तो उनका जो जन्म की बात करते हैं तो उनका जन्म 1916 को हुआ था। कब? 1916 को हुआ था। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम था वह रत्नावती शर्मा था। कौन था? रत्नावती शर्मा था, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से, क्योंकि आपके पास में समय कम है और हम सोचते हैं कि कम समय में आपको ऐसी पढ़ाई करा दे जिससे कि दिक्कत आपको ना हो, सारी चीज आपको कवर हो जाए। कह रहा है कि लेखक जो है यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जो है वह एमए की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से की थी? यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी से की थी? तो वह पटना यूनिवर्सिटी से किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला है कि नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुई थी? नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु, तो उनकी मृत्यु हो गई थी 1961 ईस्वी में। क्लियर? चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे? किस शैली के आलोचक थे? तो वह आधुनिक शैली के आलोचक थे, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। यह हिंदी का काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? किनकी कविताओं से हुआ है? तो वह है नलिन विलोचन शर्मा की। किसके? तो नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का रामावतार शर्मा था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। क्या होगा? तो सर डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि सेन साहब की मोटर कार थी। तो सेन साहब की मोटर कार का नाम था एंड्रीमल स्टिंग। ठीक है, स्ट्रीमल इंड था, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। अगला है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार जो है वह काली रंग की थी, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला कह रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? देखो, तो सेन साहब की बेटी की बात करते हैं तो 5 बेटियां थी। आलो, रजनी, शेफाली, आरती, ये उनकी बेटी थी। उनकी बेटियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और हिंदी में यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है लेखक के बारे में। लेखक का मृत्यु कब हुआ था? लेखक का जन्म कब हुआ था? लेखक के माता का नाम क्या था? लेखक के पिता का नाम क्या था? लेखक ने कितने उपन्यास वगैरह, कहानी वगैरह लिखे थे? यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आपको आता है और अगली चीज की व्याकरण से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। अगला है किससे मोटर की चमक धमक को नहीं कोई खतरा नहीं था? चमक धमक को किससे किसी को खतरा, मतलब कि खतरा नहीं था? तो जो सेन साहब की पुत्रिया थी, सेन साहब की पुत्रिया को किसी भी प्रकार की खतरा नहीं था, यानी ऑप्शन आपका डी होगा। अगला है सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, यानी कि यहां से सेन साहब की जो पुत्रिया थी उनमें से कौन एक इसका नाम है? तो आरती नाम था एगो का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बाबू सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे और इंजीनियर का काम वो करता रहता था, कभी कुछ तोड़ता था, कभी कुछ फोड़ता था, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सेन साहब को अपने
सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। लोग जो है उन्हें कौन सा स्कूल बताया करते थे सेन साहब के पुत्र के लिए, तो उन्हें बताते थे किडन गार्डन स्कूल। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि मदन के पिता का नाम क्या था। मदन के पिता का नाम, तो देखो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या था, गिरधर लाल कहां है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि दुर्ललित का शब्दार्थ क्या होता है। दुर्दलित का शब्दार्थ होता है लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ संतान औलाद, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि नलिनी लोचन शर्मा जी की स्कूली की पढ़ाई कहां हुई थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई जो है कहां हुई थी, तो आपने देखा कि उनके स्कूल की जो पढ़ाई जब वो पटना वासी हैं, तो उनकी पटना की कॉलेजिएट स्कूल में ही हुई थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद संस्कृत विषय की। अब संस्कृत का ये रिवीजन करते हैं कि संस्कृत में कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और यही सभी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है पाटलिपुत्र वैभवम से। जितना भी क्वेश्चन आएगा ये पाटलिपुत्र वैभवम से होगा। इसके पहले हमने आपको मंगलम पाठ के बारे में हमने आपको बतला दिया है। क्लियर बाबू, चलिए, और यही सभी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए समझते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग को पहले से अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो जवाब आप जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है, यानी कि पाटलिपुत्र सस्य, यानी कि पाटलिपुत्र का। अगला है कि बूध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी बूध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम जो था वह क्या था, तो उनका नाम था पुसुमपुर। क्या था, उसे पुसुमपुर था, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला है कि गांधी सेतु कुत्र अस्ति, यानी कि गांधी सेतु कहां है, तो गांधी सेतु जो है हम लोग को पटना में ही है, यानी कि पाटलिपुत्र नगरे। कहां है, पाटलिपुत्र नगर में है। अगला है कि नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, यदि नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है, तो नगर की पालिका देवी को पटन देवी कहा जाता है। जितने भी बच्चे पटना से हैं वो पटन देवी जरूर गए होंगे, और हम भी पटना में रहते थे तो हम भी सोचते थे कि जाएं, लेकिन मौका ही नहीं मिला कभी, और लेकिन जाना है, सोचे हैं कि जरूर ना कभी तो जाएगा। चलिए अगला है कि, और जितने लोग आए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर हम लोग पटना में पटन देवी से मिलकर जरूर आए हैं। अगला है कुट्टिमतम काव्यस्य रचनाकारा क, यानी कि कुट्टिमतम जो काव्य है उसका रचना जो है किसने किया था, तो उसका रचना किए थे दामोदर गुप्ता, यानी कि दामोदर गुप्त ने। कौन, तो दामोदर गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है कि कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी कि कौन से महापुरुष है जिसका जन्म स्थान पाटलिपुत्र यानी कि पटना में हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह से, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का। अगला है कि कस्य राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी कि किस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो वो आपकी हम लोग का बिहार राज्य के है, यानी कि बिहार प्रदेशस्य, यानी कि बिहार प्रदेश की राजधानी पटना है। ये हम सभी को पता ही है और आप सभी जानते भी है, और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। तो हमने बताया ना आपको कि काफी एक ही क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, अद्भुत है, और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम का अलिखित, यानी कि काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा था ये बताना है, तो राजशेखर। कौन, राजशेखर। अगला है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। क्लियर, तो यानी कि कह रहा है कि अशोक के समय में नगर का जो वैभव है वह किस प्रकार का था, तो समृद्ध था। क्या था, समृद्धम, क्या था, वो उस समय समृद्ध था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि बिहारस्य कश्मीर नगरे गोलगृहम अस्ति, यानी कि बिहार की किस नगर में जो है वो गोलगृह है, यानी कि गोलघर है, तो गोलघर हम सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र नगर में है, यानी ऑप्शन आपका ए होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कस्य नमरांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा पर्याप्ते, यानी कि कुसुमपुर और कुसुमपुर और पुष्पपुर जो है वह किसको नाम दिया गया था, किसका नाम दिया गया था, किस नगर का नाम दिया गया था, तो हम लोग का पाटलिपुत्र से, यानी कि पाटलिपुत्र का। अगला है एशिया महादेशीय दीर्घतम सेतु का, यानी कि एशिया महादेश का दीर्घतम यानी कि सबसे बड़ा जो सेतु है वह कौन है, तो वह हम लोग का गांधी सेतु। कौन है, गांधी सेतु, यानी ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। अगर आपको मजा आ रहा है और आपको वही सारी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आ जाए, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में
शेयर कर दीजिए। अगला है कि कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था असंपन्नम आसीत, यानी कि किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था जो है क्या था, वह संपन्न था, तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला है कि पाटलिपुत्र कस्या नद्या तटे स्थित अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। सबको पता है कि गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र स्थित है, यानी कि पटना स्थित है गंगया, क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है क्वेश्चन कि गंगया ऊपरी गांधी सेतु नमराम डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, रिक्त स्थान को भरना है कि खाली स्थान क्या होगा। तो यानी कि गांधी सेतु जो है हम लोग का वो कौन से महादेश का हम लोग का वो है दीर्घतम, यानी कि सबसे बड़ा, तो एशिया महादेश का, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल आपका गांधी सेतु है। ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न हम सभी कह रहा है कि पाटलिपुत्रे नगरे प्रसिद्ध अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र जो नगर है उसमें क्या चीज प्रसिद्ध है, तो गोल गृहम, उसमें गोल गृह जो है वह प्रसिद्ध है। अगला है कि पाटलिपुत्र से नामांतरम पर्याप्तते किम स्थानीय पूर्ति, यानी कि पाटलिपुत्र का नामांतर जो है यानी कि नाम जो है इसमें से कौन है, क्या उन्हें मिला था, तो कुसुमपुर या पुष्पपुर, ये आपका नाम दिया गया था, तो कुसुमपुर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कैमोदी महोत्सव अतीव प्रचलित रिक्त स्थान प्रियता, यानी कि कैमोदी महोत्सव जो सबसे ज्यादा प्रचलित था वो किसके शासन काल में प्रचलित था, आपको ये बताना है, तो गुप्त शासन काल के समय में ये जो है प्रचलित था। अगला है कि पाटलिपुत्र से डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, यानी कि गंगा पाटलिपुत्र का जो है पाटलिपुत्र जो है पाटलिपुत्र की कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है, तो उत्तर दिशा में बहती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसित, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिंह संप्रदाय के वह कौन से गुरु थे, कितने नंबर गुरु थे, तो 10वें गुरु थे, यानी कि 10वां गुरु थे। अगला है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया, तो पाटलिपुत्र नगर में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कार्य प्रश्न कि मेगा स्नीज पटना किसके समय में आया था, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेगा स्नीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ये 2018 क्वेश्चन को पूछा गया था, इसका जवाब होगा पाटलिपुत्र। और देखिए ये आपके लिए अद्भुत हो रही है कि एक ही क्लास में आपको सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट की रिवीजन कराई जा रही है। अगला है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, 2020 में क्वेश्चन है, तो सबको पता है बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना है। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपको पीडीएफ हम बता देते हैं कैसे आपको मिलेगा, क्या चीज कैसे आपको करना होगा। कह रहे कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, 2021 में क्वेश्चन, तो सबको पता है कि पाटलिपुत्र जो है वह ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। इस प्रकार से आपका ये तीसरा आज का क्लास जो है वह समाप्त तो होता है। तो आपको पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद से आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो मेरा एक ऐप आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में यह इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, हम ओपन पे क्लिक करते हैं, आप भी ओपन पे क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टॉल करके जैसा इंस्टॉल कीजिएगा आपके सामने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप यहां से आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगर आपको जो हमने आपको पीडीएफ दिखाया और जो पढ़ा रहे थे उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको यहां पे मिलेगा बिहार बोर्ड न्यूज जो लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये मेरा वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वीवीआई वायरल क्वेश्चन आपको डाउनलोड, या तो आप यहां से कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ी सी नीचे जाना है। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहां देखिए थोड़ी सी नीचे जैसे ही जाइएगा तो आपको मिलेगा क्लास 10 वायरल क्वेश्चन 2023 पीडीएफ डाउनलोड। आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यहाँ पे आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक पोस्ट ओपन होगा और यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। जैसे कि आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, क्लियर। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में यह पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो चाहिए, जैसे कि मैथ का वीडियो चाहिए, साइंस का वीडियो चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, संस्कृत का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, सबका वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है। वीडियो आप देख सकते हैं, तैयारी अपना जबरदस्त कर सकते हैं। अगली चीज कि आपको यहाँ पे जो भी मॉडल पेपर चाहिए आप मॉडल पेपर यहाँ से आकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फटाफट से सबको बता दीजिए कि इस तरीके से आप जो है अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक दूसरा और तरीका बता देते हैं, आपको गूगल को
ओपन कर लेना है गूगल में आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। दो तरीका बता देते हैं, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं डीएलएस एजुकेशन, आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, आपको सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। गूगल में सर्च करें तो क्लियर, नहीं तो आप ऐप के माध्यम से आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा तो आप इस पे क्लिक करके या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी नीचे चले जाइएगा। अगर आपको वो नहीं दिखता है तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास 10 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 पीडीएफ डाउनलोड। आप इस पे क्लिक करके आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये ओपन होगा और यहाँ पे देख सकते हैं फिर उसी प्रकार से ये पीडीएफ यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे फिर से यहाँ पे देख सकते हैं वही वीडियो का लिंक वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, ठीक ना, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कर दीजिए। तो गूगल से आसान रहता है, गूगल से कर लीजिए या फिर प्ले स्टोर को भी डाउनलोड से आप ऐप मेरा डाउनलोड कर लीजिए और उससे भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं, ठीक ना, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़िए, सबको बताइए। हर एक बच्चा कम से कम 5 सब्सक्राइबर 5 बच्चों को जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए। अभी से आप 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर में 5 बच्चों को जरूर जोड़िए कम से कम। अगर ऐसे करोगे तो हर घर शिक्षा पहुंच जाएगी और सबसे बेहतर शिक्षा पहुंचेगी। फिर मिलेंगे इसी तरह कमाल वीडियो के साथ।